हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने एक एनर्जी डायग्राम पढ़ा था जिसमें हमने मेटल की कुछ आपके डी ऑर्बिटल्स ली थी, उनकी एनर्जी की बात की थी, जिसमें एनर्जी सेम लेवल पे डीजेनरेसी हो। उसके बाद जब लिगेंड उसको अप्रोच करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर लिगेंड जब अप्रोच करने लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। इनके बीच की इंटरेक्शन खत्म होएगी तभी लिगेंड अपनी इंटरेक्शन के साथ इनके साथ क्या करेगा, जुड़ पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा। तो मेटल के उसके साथ ही डी ऑर्बिटल्स साथ ही लिगेंड अपने बॉन्ड बनाता है। तो देखिए होता क्या है, मेटल है, यहाँ पर इसकी सारी की सारी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है, कोई लिगेंड नहीं आ रहा। जैसे लिगेंड पास आने लगेगा, इनकी आपस में जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, तो ये कुछ अपर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, सारी की सारी एक साथ ही जाएंगी आपस में। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे लिगेंड और पास आने लगेंगे, इनके बीच की रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ये आपस में रिपेल करेंगे तो लिगेंड इनके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, इस तरीके से दो लेवल में इनको बांट देगा। ये दो लेवल क्या होंगे, एक तो होगा Ag, एक होगा T2G। ये जो E है आपका, ये किसके केस में होगा, जब सिमेट्रिकल वे से आपके लिगेंड जो है मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेंगे। बट अगर वो आपके एसिमेट्रिकल उसमें अप्रोच करते हैं तो उसमें बनता है T2 और E। अब काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन ये आया था कि भाई ये ऐसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे बनते हैं, वो भी बता देते हैं। अब मान लो आपके पास एक मेटल है, ये मैंने आपका मेटल बना दिया है यहाँ पर। अब लिगेंड जो है इसके पास अप्रोच करने लग रहे हैं। अब लिगेंड कहाँ कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। अब इसका एक स्पेस बना लेते हैं। स्पेस में देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो पहला केस है हमारा, ये सिमेट्रिकल का बता रही हूँ। दूसरा केस आपका यहाँ पर मैं एसिमेट्रिकल का बता दूंगी। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके जो लिगेंड है इसके पास लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और कैसे लगेंगे, सिमेट्रिकल में एक प्लेन ले लो, प्लेन में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये प्लेन में हो सकते हैं। यहाँ से भी अप्रोच कर रहे हैं और इसके एंटी आपका यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है। सिमेट्रिकल हो गया, मतलब एक डायरेक्शन अगर यहाँ से इससे अप्रोच कर रहा है तो इक्वली यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका सिमेट्रिकल बैलेंस हो गया। अब देखिए दूसरा, अगर लिगेंड आपको यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो इसके बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ से भी एक लिगेंड अप्रोच करेगा। अब ये तो होगी 2D की बात, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, ये एक ट्रांसपेरेंट तो नहीं चलेगा आपके लिए, मान लो मेरा हाथ है इस तरीके से, तो ये यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये 4 डायरेक्शन हो गई आपकी। 4 डायरेक्शन ये किस में है, 2D में। ये जो ये है, ये एक प्लेन है, प्लेन किस में होगा, 2D में होगा। अब हमने क्या किया, अब हम 3D में इसको देखते हैं। 3D में इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, क्या, ऊपर और नीचे का। देखो अब ये जो है, ये आप 3D, मैंने ये जो इस तरीके से था आपका, जो ऐसे अप्रोच कर रहे थे, मैंने क्या कर दिया, इसको 3D को ऐसे कर दिया। अब ये वाला प्लेन तो इसकी तो हमने सारी बात कर ली है, इधर वाली। अब इसके नीचे ये जो ये वाला है और ये वाला है, ऊपर और नीचे वाला भी बचता है इसका एरिया। साइड वाला तो कवर अप हो गया है इधर वाला, बट ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों एरिया बचते हैं। तो ऐसे इसको देख लो कि ये एक प्लेन है, प्लेन का हो गया है। बट अब 3D में देखो तो ऊपर नीचे भी इसका बचता है। तो लिगेंड क्या कर सकता है, अगर ऊपर से अप्रोच करेगा तो ऐसे सिमेट्रिकल वे में नीचे से भी अप्रोच करेगा। तो हम जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में बात कर रहे हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल, मैंने यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं, क्योंकि मैं दोनों केस यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये चारों तरफ से अपना घिर चुका है। ये आपका सिमेट्रिकल अप्रोच है, दिस इज सिमेट्रिकल
अप्रोच ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड्स मेटल। अब इसमें दूसरा केस आता है एसिमेट्रिकल का। अब देखो सिमेट्रिकल में काफ़ी सारे और भी हो सकते हैं, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं ना इसी की बात करते हैं। ये जो आएगा, ये वाली शेप का क्या नाम है? वैसे तो आप सबको पता ही है, ये वाली शेप का क्या है? ओक्टाहेड्रल शेप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपके पास सेकंड आ जाती है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास मेटल है। अगर आपके पास एसिमेट्रिक अप्रोच हो रही है तो आपकी एसिमेट्रिक अप्रोच कैसे होगी, मैं आपको इसमें एक क्यूब के वे से समझाऊंगी, क्योंकि 3D में आपको समझाना पड़ेगा तो वैसे समझ नहीं आता नॉर्मल वे में। पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये मैंने एक क्यूब बना लिया आपका। ये इसके अंदर आपका यहाँ पर क्या है? ये आपका मेटल यहाँ पर है। अब जो लीगेंड है जो अप्रोच करेगा वो कहाँ कहाँ से करेगा, वो पॉसिबिलिटी हमने देखनी है। अब देखो ये जो पॉसिबिलिटी है कैसे है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। अगर इस स्पेस की बात करते हैं, ऊपर वाले स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लीगेंट हैं वो आपके कितने हैं? 6 लीगेंट इस पे यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। पर जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो जो आपके लीगेंट हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका वो क्या है? 4 है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 6 है। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? 4 की हम बात करेंगे। तो 4 में किस तरीके से अप्रोच करेगा? इस वाले प्लेन को देखना है आपको। कौन कौन से को देखना है? ये वाले प्लेन को देखना है एक तो, और एक आप देख लो इसके नीचे वाला प्लेन, ये बीच में आपका यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब आप क्या देखोगे? ऊपर से 2 कॉर्नर ले लो 4 लगाने के लिए। मान लो ये आपने 2 ले लिए। अब ये भी इसको अप्रोच कर रहा है और ये भी इसको अप्रोच कर रहा है। ये डायगोनल वाले इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब जो नीचे वाले प्लेन में लोगे, इन दोनों को छोड़कर जो ये दोनों बचते हैं ये दोनों ले लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये यहाँ पर अप्रोच करेगा और ये यहाँ पर अप्रोच करेगा। तो ये इस तरीके से एसिमेट्रिकल वे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका होगा वो इस तरीके से शेप बनाएंगे। और इसका नाम तो आपको पता ही है, दिस इज टेट्राहेड्रल। वैसे अगर हम नॉर्मल जो बनाते हैं शेप उसकी इस तरीके से बनाते हैं, अगर आपने देखी होगी ना, ये इस तरीके से बनाते हैं। वो जो ये वाली जो शेप होते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, जैसे NH4 अगर आपको लिखना है तो इस पे आप इस तरीके से, ये क्यूबिक फॉर्म में 3D वाली शेप में ये इस तरीके से आपका होता है। ये देखो ये बुक में भी डायग्राम बनाकर बता रखे हैं, पर ये जो एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से ये आपके बुक में सारे के सारे प्लेन के अकॉर्डिंग दे रखी है, बट मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बता दी है। और बेटा ये सिर्फ मैंने आपको शेप के लिए बताया है, इसको यहाँ पर मत अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है ये क्या है? आपका लीगेंड। क्योंकि आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा था ये वाला जो होता है ये लीगेंड में काम करता है। NH3 अमोनिया जो होता है आपका एज ए लीगेंड काम करता है। तो अब इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से, जो मैंने कल आपको एनर्जी लेवल डायग्राम करवाए थे, इनकी हेल्प से आप कैसे कर सकते हो कि ये जो मैंने आपको कल बताए थे, ये देखो ये जो बताए थे वो उसी के ही थे। अगर सिमेट्रिकल आता है, ऑक्टाहेड्रल है उसके लिए आपका G लगेगा। सिमेट्री की आपकी यहाँ पर एक टर्म भी लगेगी। और आपका अगर टेट्राहेड्रल शेप बनाता है तो वो कैसे होगा? जो D ऑर्बिटल्स की आपकी जो D ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कैसे होंगी? इस तरह से स्प्लिट आपकी होंगी। और ये जो बीच का सेंटर होता है इसे हम बैरी सेंटर बोलते हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 10 DQ। अगर हम T2 पर लेते हैं, आपका टेट्राहेड्रल शेप बनती है, तो यहाँ बैरी सेंटर से इसका डिस्टेंस होता है 4 DQ और यहाँ से इसका डिस्टेंस होता है 6 DQ। ऐसे ही अपोजिटली आपका ऑक्टाहेड्रल में जो बैरी सेंटर से EG का जो एनर्जी डिफरेंस है वो होता है 6 DQ एंड 40 to G इट इज़ 4 DQ।
तो ये जो आपका डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। ये सिर्फ अभी आपको ये बताया गया कि डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आगे आपको इनके वो बताए जाएंगे कि बॉन्डिंग कैसे बनेगी। अगर किसी मेटल में आपके डी ऑर्बिटल में मान लो यहाँ पर आपका 1 है तो इसकी यहाँ पर आगे कैसे होगी, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है। जो इनकी अरेंजमेंट होगी इनमें कैसे होगी उसकी हम बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है। ये जो इनके अरेंजमेंट है ये मैं आपको समझाऊंगी। 5 में आपको करके दिखाऊंगी, 5 आप खुद करेंगे अपने नोटबुक्स में। इनको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। अब जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे करने के लिए वो किस तरीके से आएंगे वो देख लो। मैं आपको 2-3 बताती हूँ। आपको क्या बोला जाएगा कि आप CFSE, अब यहाँ पर CFSE क्या है ये भी बता देती हूँ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम CFSE बोलते हैं। तो आपको बोला जाएगा कि CFSE निकालिए ऑक्टाहेड्रल के केस में या फिर टेट्राहेड्रल के केस में। और आपको बोला जाएगा कि मेटल जो है आपका, कोई भी मेटल दे देंगे, ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया Cr3 पॉजिटिव दे दिया, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। देन उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो आप और इसको आगे आप कंटिन्यू करोगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी क्रोमियम की 3d5 4s1। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये तो क्रोमियम की होगी ना। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3d3 हो जाएगी, 4 5 और एक आपका s में से, तो ये आपकी हो जाएगी। अब ये 3d3, अब आपका ये जो केस आया है इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि आपकी जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, या तो ये क्या होगा, ये इधर ही होगा आपका या फिर ये आगे लगा होगा। अब ये डिपेंड करता है आपका। अब इसको बताती हूँ कि कैसे करना है, बट ये आपको एक थोड़ा सा मेथड बताया है कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको दिए जाएंगे। अब मान लो मैंने एक ले लिया, आपको दे दिया D1 सिस्टम, और ये किसके लिए दे दिया, मान लो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए दे दिया। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बताना है कि इसके ऑर्बिटल में कैसे आपके प्रेजेंट हैं, और आपको बोल दिया जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल में है या टेट्राहेड्रल में है। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास कौन कौन सी है, T2G है और आपकी EG है। तो वही यहाँ पर बना लो आप, ठीक है, बना लोगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इनको बना लो। ये मैं बाद का बना रही हूँ, बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका डायग्राम होता है, ये तो आपका पता ही है। हमें इनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का बताना है कि क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होगी D1 सिस्टम के लिए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप स्टार्ट करो कि किस तरह से करोगे। D1 सिस्टम में आपका क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से चला जाएगा। और यहाँ आपका कौन सा होता है, T2G, और ये होता है आपका EG। तो अब ये क्या है आपका, यहाँ पर इस तरीके से जाने के बाद आपको बोला जाएगा कि इसकी CFSE निकालिए। अब आपको CFSE निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आपको ये इसमें मैंने यहाँ पर बताया है कि इसकी एनर्जी कितनी होती है और इसकी एनर्जी कितनी होती है। ये 6DQ एंड दिस इज 4DQ, दिस इज 6DQ एंड दिस इज 4DQ। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, ये जो यहाँ से बैरी सेंटर से नीचे है ये माइनस में आएगा, यहाँ पर ये माइनस में आएगा और ये पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव में, तो इनके साइंस का भी ध्यान रखिए। अब ये नीचे आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये क्या होगा
4d से मल्टीप्लाई होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, और ये कौन सा है, नीचे वाले शेल में आपका आ रहा है, तो एक माइनस आपका इस तरीके से लग जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा आपका -4d, ये इस तरीके से आपको निकालना है। अब आपका आता है D2 सिस्टम के लिए। अब देखिए हमने करना है D2 सिस्टम के लिए, करते हैं D2 सिस्टम में एग्जाम्पल ले लिया आपका V3 पॉजिटिव आयन का। अब इसमें भी इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, अपने ऑर्बिटल्स, जो D सिस्टम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बनाना है। और ये भी केस आपका ऑक्टाहेड्रल का ही है, इसे भी ध्यान रखें, ये भी ऑक्टाहेड्रल का, ये भी ऑक्टाहेड्रल का, तो ये इस तरीके से आपके बन जाएंगे। ये बन गए आपके। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग में भरना है पहले आपको, ठीक है, अलग अलग में पहले आपको भरना है। ये D2 सिस्टम के लिए है। अब इसमें भी आपको पता है कि ऊपर क्या है 6d एंड नीचे क्या है 4d, या फिर यहीं पे माइनस लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है कि हाँ यहाँ पे माइनस आ रहा है। ऊपर वाली कौन सी होती है, Eg होती है, और नीचे वाली T2g होती है। अब आपको बोला जाएगा कि इसकी CFSE निकालिए। CFSE निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके ये वाले, और आपके किस उसमें है, ये आपके इस वाले में है, तो -4d एंड दिस इज इक्वल टू -8d। सेम गोज फॉर द D3 सिस्टम, ठीक है। D3 सिस्टम में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Cr3 पॉजिटिव का। इसमें भी आपका इसी तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दी शेल्स। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दे, ये हो गई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। नाउ CFSE निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन 3 है -4d में, तो ये क्या हो गया -12d। ये इस तरीके से आपके आ जाएंगे। अब ये 3 सिस्टम तो बहुत आसान है। अब आगे जो 4th है वो आपका कैसे निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। अब देखो इस चीज़ को भी ध्यान से। अब आता है आपका D4 सिस्टम। अब D4 में क्या होगा बनाकर ही बताती हूँ। ये इस तरीके से मैंने 2 बनाए हैं, इसमें 2 केस बनेंगे। और इनका एनर्जी डिफरेंस भी लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अब क्या होगा, ये पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक होगा इसके पास ऑप्शन कि ये पेयर हो जाए, एक इसके पास क्या होगा ऑप्शन, ये भी 4 है 1 2 3 कि ये पेयर अप ना हो। ये इसके पास ऑप्शन यहाँ पर आ गया। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी बन गई है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी तो आपकी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी CFSE तो निकालनी पड़ेगी। अब दोनों की CFSE निकालेंगे, पर इन केस को एक नाम दिया गया है। जब ये क्या कर जाए, पेयर अप कर जाए आपका, तो ये क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जब ये पेयर नहीं करते हैं तो इनके क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसको इस तरीके से याद कर लो कि मान लो ये बहुत तेज राउंड में घूम रही हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, तो ये इतनी स्पीड से घूम रहे कि एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, ठीक है, वरना थप्पड़ लगेंगे एक दूसरे के। वैसे ही आप यहाँ पर इस चीज़ को याद कर लो कि ये इतने आराम से घूमते हैं, इनकी स्पिन जो है वो इतनी लो है कि ये अपने आप को बचा लेते हैं एक दूसरे का हाथ लगने से।
ठीक है, इसलिए ये पेयर हो जाते हैं, ये थोड़ा पास पास क्लोज क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जब ये पास नहीं रह सकते यानी इनकी क्या है, स्पिन जो है हाई है, मतलब ये बहुत तेज घूम रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी बताई गई है। अब इनको क्या बोल सकते हैं, जो इनके फील्ड है, फील्ड के बारे में भी बोला गया है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जिनके लो स्पिन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके पास लीगेंट आएंगे, जो लीगेंट है जब इनके पास आना पड़ेगा तो इनको लग रहा थोड़ा सा ये करना तो पड़ेगा आपस में, इनकी क्या इंटरेक्शन, तो इन जो इंटरेक्शन इन दोनों की आपस में है इसकी अकेले की इनसे ज़्यादा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनके आपस में ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड का आपको लीगेंट चाहिएगा, ताकि इनको क्या कर सके, वो इनकी इंटरेक्शन को थोड़ा सा ख़त्म कर सके। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये तो पहले पहले ही है, मतलब पहले ही अलग अलग से है, तो ये क्या होगा आपका, ये इसमें जो लीगेंट चाहिए होएगा वो उसका कौन सा चाहिएगा, वीक फील्ड का, कंपेयर्ड टू दिस वन। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये एक तरीके से और मिल सकते हैं, ये क्या कह सकता है, अब जो डेल नोट है आपका, ये क्या है आपका, एनर्जी डिफरेंस का यहाँ पे हमने बात बोली है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करिए, तो इसमें क्या होगी, ये ज़्यादा होगी आपकी पेयरिंग से, P फॉर पेयरिंग। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या होगी आपकी पेयरिंग ज़्यादा होगी, जो इसकी एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। बस ये 2 आपको केसेस याद रखने हैं, इनको ना भी याद रखोगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो ये वाली वीक फील्ड वाली हाई स्पिन वाली बताई गई है ये तो आपको ज़रूर अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए हम निकालेंगे CFSE इनकी। अब देखो CFSE निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, निकाल लो इसके CFSE। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और -4 DQ, तो ये कितना आ गया, -16 DQ आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें निकाल लो CFSE। अब इसमें क्या आएगी CFSE आपकी, यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली में है तो -4 DQ, प्लस में आपका क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जा रहा है जो कि है 6 DQ। अब इसके साथ माइनस का नहीं लगा है, माइनस का इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये बैरी सेंटर से आपका ऊपर की तरफ है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपका इस तरीके से क्या आ जाएगा, -6 DQ आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कितना पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर एक पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पर एक फैक्टर ऐड हो जाएगा बताने के लिए कि यहाँ पर पेयरिंग हुई है आपकी। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये इस तरीके के केस हैं जो आपको फर्दर आगे करने हैं। आगे आपका एक और केस आते हैं जो आपके किसके लिए आ गया, पहले तो 4 के लिए किया था हमने, अब 5 के लिए आ गया है। अब 5, 6, 7, 8, 9 आगे जितने भी होंगे वो आपको खुद करने हैं, पर ये जो ये 2 केस हैं D5 का और D6 का, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार, तो इसको ध्यान से देख लो। इसमें भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि पेयरिंग एनर्जी का जो फैक्टर है यहाँ पर जो हमने आपका P ऐड किया है, ये यहाँ पर ये आपका आगे किस तरीके से काम करता है। अब इसको देखो, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और एक वीक फील्ड के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से करनी है अरेंजमेंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, आपकी पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होएगी आपकी। तो ये क्या है, ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये किसका बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनाएंगे। ठीक है, हाई स्पिन में क्या आएगा, अलग अलग आएंगे। हायर ऑर्डर के लगा लो, जो हाई बंदे होते हैं वो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, पर जो लो उसके होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे भी साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ होती है। तब इसमें लिखना स्टार्ट करो सीधा सीधा। आपके जो 5 के 5 है वो किस में, नीचे वाले में, तो -4 DQ, प्लस में 2 पेयरिंग फैक्टर का यहाँ पर बताया गया है कि 2 आपके पेयर अप हो रहे हैं, तो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2P लिखा हुआ है, तो ये आपका आ गया। इसके बाद वीक फील्ड में देखो यहाँ पर ये इस तरीके से अरेंजमेंट की गई है कि किसी की पेयरिंग होगी नहीं, सारे उसमें फील्ड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा मतलब ऊपर नीचे आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे जब। अब देखो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। D6 के सिस्टम में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो आपके है पेयरिंग वाले एनर्जी पहले वाले डाल दो। ठीक है, पेयरिंग वाले में क्या होगा, 6 इंटू में -4 DQ, क्योंकि नीचे वाले में है आपके, नीचे वाले में -4 DQ आ गया, और यहाँ पर आपके क्या है
दो जो है आपके पेयरिंग फैक्टर डाले हुए, ये कैसे डाले हुए, देखो यहाँ पर तो 3 है पर यहाँ पर 2 डाले हुए हैं, वो कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ध्यान से देखना। वीक फील्ड है आपका, वीक फील्ड में आपको क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करो कि पहले तो एक एक सब में बांट दो और जो बचता है उसके साथ पेयर कर दो, ठीक है। अभी D6 है, 5 तो भर जाएंगे, एक छठा रह जाएगा, उसको पेयर कर दो यहाँ पर नीचे वाले में। देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल दो। अब आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में पेयरिंग एनर्जी डालनी है, ये जिसमें पेयर अप बहुत ज़्यादा होते हैं ना उसमें डालनी होती है। अब क्या करोगे, इसमें तो 3 पेयर अप हो रहे हैं और इसमें 1 पेयर अप हो रहा है, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 पेयरिंग एनर्जी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये D6 के लिए मैंने आपको बता दिया है, आगे D7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए आपको खुद करना है और पेयरिंग एनर्जी इसी तरीके से करनी है। इसमें से ये माइनस कर दो और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस है उसमें पेयरिंग एनर्जी ऐड कर दो। अब अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 होते, ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 पेयरिंग होती तो 3 में से 2 गए तो एक पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर काउंट होता। तो इस तरीके से आगे वालों में आपको आसानी होगी करने में। तो आज का लेक्चर इतना ही था। ऑक्टाहेड्रल का केस मैंने आज करवा दिया है, कल मैं टेट्राहेड्रल का केस करवाऊंगी इसी तरीके से। वैसे वो सेम है आपका, वो बिल्कुल सेम है इस तरीके से ही, बस ये सिमेट्रिकल में है, वो अनसिमेट्रिकल में है। तो एक काम करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाला सारा केस मैं करवा देती हूँ, टेट्राहेड्रल वाला आप करेंगे खुद से अपने आप से। अब देखिए 7 वाला मैं करवा रही हूँ। 7 वाले में क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड है इस तरीके से, 7 को भरना स्टार्ट कर दो, इसमें तो पेयरिंग हो जाएगी, नीचे 6 हो जाएंगे, ऊपर 1 चला जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो। अब यहाँ पर पेयरिंग फैक्टर बाद में लिखना, अभी नहीं, पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड और आपको क्या करना है वीक फील्ड दोनों का लिख लो। अब ये दोनों का लिख लोगे, अब यहाँ पर 7 अरेंज कर दो, पहले तो एक एक में सबको डालो, फिर 5 भरने के बाद छठा और 7वां जो रह जाएगा उसको पेयर अप कर दो। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल दो यहाँ से। उसके बाद इनको क्या कर दो, यहाँ से सॉल्व कर दो, कर दोगे सॉल्व अच्छे से, मुझे पता है आप कर दोगे। यहाँ पर पेयरिंग फैक्टर कितने हैं, 2, और यहाँ पर पेयरिंग फैक्टर कितने हैं, 3, दोनों को माइनस कर दो और यहाँ पर लिख दो एक पेयरिंग फैक्टर कितना, 1 ही बचा आपका, 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा। इसी तरह से आपका D8 का सिस्टम है, इसमें भी आपके पेयरिंग फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे, ये 4 है आपके, ये 3 है, पर आपको इसमें पेयरिंग फैक्टर लिखना है। इस वाले में क्यों लिखना है, ये वाले जो है आपके, ये कौन से वाले हैं, सॉरी ये तो D8 का सिस्टम है, इसमें तो आपका दूसरे वाला केस बनेगा ही नहीं, इसमें तो आपका यही वाला केस बनेगा। इसमें तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दोगे। जिसमें आपका लो स्पिन और हाई स्पिन का केस बनेगा ना, उसी में आपको पेयरिंग एनर्जी वाला लिखना है। इसी तरीके से 9 वाले आप अपने एडजस्ट कर दो और ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐसे 10 वाला कर दो। इसमें तो सेकंड वाला केस बनेगा ही नहीं, जब आप करके देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला तो हो जाएगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन में। जो आपका ये है, ये देखो यहाँ पर आपका सारा का सारा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, जिसको भी देखना है वो यहाँ से देख सकता है। इसके बाद आपका टेट्राहेड्रल का केस आता है। टेट्राहेड्रल के केस में भी आपको इसी तरीके से इनमें फिल आउट करने हैं। अब इनमें क्या होगा, बस आपका मैं दिखाती हूँ, ये जो है इसमें देख लो, T2 वाले 3 ऊपर और 2 नीचे, पहले क्या था 2 ऊपर और 3 नीचे, अब क्या होगा 3 ऊपर और 2 नीचे, और इनके एनर्जी डिफरेंस याद रखना। अब 4D क्यों ये है, -6D क्यों ये वाला आएगा, तो बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये देखो ये यहाँ पर निकाल कर दिखाया गया है आपका, ये इस तरीके से आपको करना है। और इसमें क्या कर रखा है, इसमें पेयरिंग एनर्जी वाला गिवन ही नहीं है। सिंप्लिसिटी में ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल के दिखाई हुई है, पेयरिंग वाली निकाल कर नहीं दिखाई हुई है, ऑक्टाहेड्रल में ही दिखाई हुई है। तो वो ऑक्टाहेड्रल में ही करना, आपकी बुक में यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए पेयरिंग फैक्टर वाला दिया ही नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल वाले हैं, पेयरिंग वाले को भूल जाना, लो स्पिन हाई स्पिन को टेट्राहेड्रल के केस में भूल जाना। इसको आपको बिल्कुल सिंपली इस तरीके से करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एक अलग अलग आपका लगाते जाना है आपको, ठीक है। पेयरिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में, पहले आपको एक एक करते जाना है। एक यहाँ पे अब 2 आ गया, D2 आ गया तो एक एक, 3 आगे हैं तो एक एक, 4 आगे हैं तो इस तरीके से, 5 आगे हैं तो इस तरीके से, फिर छठा आके आपका पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर 7वें में पेयरिंग होगी, 8वें में, 9वें में, 10वें में, और डायरेक्ट आपको क्या करना है, बस इनके साथ आपकी वैल्यू लगा देनी है आपको। और वैल्यू क्या लगेंगी आपकी, ये वाली लगेंगी। ऊपर वाले के लिए
ऊपर वाले के लिए 4d क्यू और नीचे वाले के लिए -6d क्यू। ठीक है, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, या आपका क्या आया है -6d क्यू। अब यहाँ पर नीचे के लिए -6d क्यू है, 2 इलेक्ट्रॉन है -12d क्यू। ये इसी तरीके से ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। तो ये वाला केस आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये दोनों के दोनों आपके हो गए हैं। इसके बाद आपका बिल्कुल ही थोड़ा सा बचता है लेक्चर इस चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।